हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था इस चैप्टर का। आज का लेक्चर नंबर है सेकंड। आज के लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने समझा था, सीखा था कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है और उसके इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन होते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है, उसका मीनिंग जो हमने पढ़ा था वो ये था कि भाई अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी बिजनेस के अंदर होने वाले फाइनेंशियल करेक्टर वाले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको मनी में मेजर करना, उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, एंड में समराइजेशन करना, यानी कि अकाउंटिंग इनपुट को, यानी कि अकाउंटिंग डेटा को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, और जो रिपोर्ट है उसको इंटरेस्टेड यूजर्स तक पहुंचाना, उनको कम्युनिकेट करना। अब ये जो इंटरेस्टेड यूजर है ये दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। वो भी हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर अच्छे से समझ लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझने वाले हैं, जिसके ऊपर एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सेपरेट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब यहां बोला है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग रिपोर्ट, यानी कि जो फाइनल आउटपुट हमको मिलता है। देखो, अकाउंटिंग में मैंने ये बताया कि बहुत सारे जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है जिनमें एक फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, यानी कि जिनको पैसों में मेजर किया जा सकता हो, मनी में मेजर किया जा सकता हो। उसके बाद मनी में मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफिकेशन करना, और एंड में जो हमें आउटपुट मिल रहा है दैट इज समराइजेशन, या फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट, या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बोलो एक ही बात है। तो वो जो आउटपुट है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अकाउंटिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कोई बोले तो क्या है, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलो, अकाउंटिंग रिपोर्ट बोलो, समराइजेशन बोलो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, फाइनल अकाउंट्स बोलो, जो आउटपुट है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, उसका जो आउटपुट है वो चीज जिसको हम इंटरेस्टेड यूजर्स को प्रोवाइड कराएंगे, और वो यूजर्स उसके बेसिस पर बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन एकदम क्वालिटी वाली होनी चाहिए। अगर उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें कोई फ्रॉड किया गया है, कुछ मिस्टेक्स की गई है, मिसलीड किया गया है, या इनकम्प्लीट है वो, तो उस केस के अंदर जब उस रिपोर्ट को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम उनके यूजर्स तक देंगे, तो उन यूजर्स जब उस रिपोर्ट को पढ़ के बहुत सारे निर्णय लेंगे, डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजन उनके रॉन्ग हो जाएंगे और इससे उनको बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो वो रिपोर्ट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो फाइनल आउटपुट है, वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट मस्ट बी पोजेस सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक इट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। उस अकाउंटिंग रिपोर्ट में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि उसके बेसिस पर उस रिपोर्ट को पढ़ करके जो भी यूजर्स है, चाहे ऑनर है, मैनेजर है, एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, जो भी लोग उसको पढ़ करके डिसीजंस ले, वो डिसीजन करेक्ट ले पाए। ओके, तो ये क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आइए समझते हैं अच्छे से। यहां पर डेफिनेशन दे रखी है। क्या डेफिनेशन है? क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स आर द एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज है दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल, यानी कि उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की वो क्वालिटीज जो उसे यूजफुल बनाती है, रिलायबल बनाती है, अंडरस्टैंडेबल बनाती है फॉर यूजर्स। यानी कि जो अकाउंटिंग आउटपुट है वो रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, तभी वो यूजर्स के काम का है। ओके जी, आइए मैं इनको अच्छे से और पढ़ाता हूं आपको, और आगे हम इनके कुछ पॉइंट्स करेंगे कि क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए। These characteristics ensure that accounting information is useful for making economic decisions. Why are quality characteristics important? Without quality information, अगर क्वालिटी नहीं है उस रिपोर्ट के अंदर, तो सबसे फर्स्ट नुकसान होगा यूजर्स को, उनका रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक ऐसी रिपोर्ट लेके जाता हूं
जिसमें क्वालिटी नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, वो उसमें फ्रॉड किया हुआ है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का यूज किया हुआ है, और वो रिपोर्ट लेके मैं बैंक के पास जाता हूं और बैंक से लोन पास करवा देता हूं। और रिपोर्ट इतनी अच्छी बनाई गई है, यानी कि जो अगर मेरी सेल कम है तो मैंने उसको 10 गुना बढ़ा रखा है, अच्छा अच्छा सब लिख रखा है उसके अंदर, उसके बेसिस पर, रिपोर्ट के बेसिस बैंक ने लोन दे दिया मुझे, लोन पास कर दिया। बाद में अब बैंक को लॉस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर जो लोन पास किया गया है, असलियत जो है उस रिपोर्ट की वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, हो सकता है बिजनेस में बड़ा लॉस कर दूं, या लॉस मेकिंग ही बिजनेस हो, तो उस बैंक का लॉस हो जाएगा। ऐसे कैसे इन्वेस्टर का लॉस हो जाएगा, ऐसे कैसे गवर्नमेंट का लॉस हो सकता है, ऐसे कैसे जितने भी यूजर्स है, चाहे वो ऑनर ही क्यों नहीं हो, उसका लॉस हो सकता है। ओके, सो ये रॉन्ग डिसीजंस जो है वो लेंगे उस रिपोर्ट के बेसिस पर, उसकी वजह से इन्वेस्टर सफर कर सकता है लॉस से, बैंक रिफ्यूज कर सकती है, मे रिफ्यूजेस लोन, गवर्नमेंट मेक इम्पोज पेनल्टीज, बैंक को पता लग गया तो भैया केस कर देगी वो, या उसको पता लग गया तो लोन पास नहीं करेगी। ओके, सो ये सारे नुकसान हो सकते हैं अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो क्वालिटेटिव नहीं है, यानी कि आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट जो है वो क्वालिटेटिव नहीं है, रिलायबल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, कंपेरेबल नहीं है, एज पर नॉर्म्स नहीं है। ओके, सो गुड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी यूजफुल। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अच्छी है, यानी कि उसके अंदर क्वालिटीज है, तो वो यूजफुल होगी, रिलायबल होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी और कंपेरेबल होगी। सो क्या है सर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, वो बताइए। तो आइए यहां पर देखो आपके सामने दो तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आपको पूछे कि भाई क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट में, तो दो तरह की है। एक है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो होनी चाहिए, फंडामेंटल है, बेस है, ये वो नींव है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो वो बेस जो है उसमें क्या है, रेलेवेंस होनी चाहिए, यानी कि जो यूजर्स हैं उनके लिए यूजफुल होनी चाहिए, और फेथफुल, यानी कि एकदम फेथ वाली होनी चाहिए, कोई मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई दो, कौन सी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और रेलेवेंस। ये क्या है, ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटी है, रिपोर्ट की, अकाउंटिंग रिपोर्ट की जो क्वालिटी है वो एनहांस हो जाए, तो एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, वो कौन सी है, कंपेरेबिलिटी है, वेरिफिबिलिटी है, टाइमलीनेस है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है। तो चार ये है, तो आइए इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो दो हो गई आपकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका बेस तैयार करेगी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अच्छी होने का, क्वालिटी होने का। और ये एनहांसिंग जो है ये आपकी क्वालिटी को और बढ़ाएगी, एनहांस करेगी, दैट इज कंपेरेबिलिटी, वेरिफिबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ओके, सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये मैंने जैसा बताया आपको बेसिक क्वालिटीज है जो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए। और इसमें दो बताई थी मैंने, कौन सी, एक रेलेवेंस और एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। रेलेवेंस का मतलब क्या है यहां पर, रेलेवेंस का मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है तभी वो यूजर के काम आएगी। अगर यूजर से रेलेवेंट है ही नहीं, काम की नहीं है, तो फिर वो उसके बेसिस पर डिसीजन लेगा नहीं, उसको इग्नोर कर देगा। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन। तो रेलेवेंस का मतलब ये है कि उसके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जो यूजर के डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करे, दैट इज रेलेवेंस। ओके, तो आपके अकाउंटिंग रेलेवेंस होगी तभी डिसीजन मेकिंग में, फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने में, पास्ट एक्सपेक्टेशंस को कंफर्म करने में, इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने में काम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ओके, सेकंड है आपका फिर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहां पर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिप्रेजेंट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑनेस्टली। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, भाई सामने वाली जो रिपोर्ट है उसके ऊपर फेथ किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है कि ये रिपोर्ट एकदम करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड, एरर, मिस्टेक नहीं है, कोई मिसलीडिंग नहीं है, ये दैट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यानी कि एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपके बिजनेस की, वो ईमानदारी से, ऑनेस्टली वो बताए। ओके, ठीक। सो जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, हाँ जी, उसमें तीन चीजें, एक तो कंप्लीट होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो छुपाई गई हो।
कुछ हो सकता है ऐसा माइनस पॉइंट हो आपके बिजनेस का, कोई रिस्क हो जिसको आपने बताया ही नहीं, आपने पहले बहुत सारे लोन ले रखे हैं वो आपने बताया ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, कोई बायस फ्री होनी चाहिए, प्लस माइनस सारे शो होने चाहिए, सब कुछ बता दिया, ये रियल है, खुली किताब, तभी वो यूजर्स के डिसीजन मेकिंग में काम आएगी और उसको हम फेथफुल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। फ्री फ्रॉम एरर्स होनी चाहिए, कोई एरर मिस्टेक अगर है तो उससे फ्री होनी चाहिए, तो आपका ये हो जाएगा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट हो गया बेसिक जो कैरेक्टर्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो दोनों हो गई, रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड नंबर हमारा एनहांसिंग, जो दो अभी हमने करी है, रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिक बेस है आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो है आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बेस है। अगर आप चाहते हो कि इसको और अच्छा किया जा सके, क्वालिटी जो है हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की उसको और इंक्रीज किया जाए और बढ़ाया जाए, तो फिर आप एनहांसिंग क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसको फॉलो कीजिए। अब इसमें क्या क्या था, सबसे फर्स्ट है कंपेरेबिलिटी, यानी कि आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसको आप अदर कॉम्पिटिटर अदर कंपनीज के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी रिपोर्ट से कंपेयर कर सको। आप अपने खुद के बिजनेस के पिछले 5, 6, 10 साल की रिपोर्ट से इस साल की रिपोर्ट को कंपेयर कर सको, ऐसी होनी चाहिए कंपेरेबिलिटी। तो यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन डिफरेंट कंपनीज और बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द सेम कंपनी। खुद की पिछले साल की रिपोर्ट से कंपेयर कर सको, दूसरी कंपनीज की रिपोर्ट से कंपेयर कर सको, ऐसी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ओके, ठीक। नेक्स्ट है आपका वेरिफिबिलिटी, यानी कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है, आपका जो अकाउंटिंग का आउटपुट है, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो रिजल्ट आया है, वो का वो अगर प्रोसेस कोई और अकाउंटेंट फॉलो करे तो उसका भी यही रिजल्ट आएगा, दैट इज वेरिफिबिलिटी। यानी कि डिफरेंट अकाउंटेंट्स शुड रीच द सेम कंक्लूजन व्हेन एग्जामिनिंग द सेम अकाउंटिंग रिपोर्ट। अगर उनको सारे रिकॉर्ड्स दे दिए जाए तो वो भी उसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे जिस रिजल्ट पर आप हो, वैसी रिपोर्ट बनाएंगे जैसी रिपोर्ट आपने बनाई है, दैट इज वेरिफिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है टाइमलीनेस, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, जब जरूरत हो तब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि यूजर का डिसीजन अच्छे से हो सके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल एट द राइट टाइम, डिले इंफॉर्मेशन लॉसेस इट्स यूजफुलनेस, लेकिन लेट हो गई तो फिर वो अपना वो कोई काम की नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन सिंपल एंड क्लियर मैनर, सिंपल और क्लियर मैनर के अंदर रिप्रेजेंट होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, जो भी बंदा उसको पढ़ रहा है, जो यूजर उसको पढ़ रहा है, अगर उसको अकाउंटिंग नॉलेज है, मैंने बोला था ना अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, तो अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है, बिजनेस की जो लैंग्वेज है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग का अगर किसी को नॉलेज है तो वो उस रिपोर्ट को आराम से पढ़ सके, ऐसी होनी चाहिए। ओके, सो इवन अ पर्सन विद रीजनेबल अकाउंटिंग नॉलेज शुड अंडरस्टैंड इट, दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। ओके, ठीक है जी, ये आपका समरी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। अब हम पढ़ते हैं, देखो कुछ टॉपिक्स और आएंगे हमारे, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले फंक्शंस, अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा, हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या होता है भैया, सबसे पहले तो हम उन ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं जिनमें फाइनेंशियल करेक्टर हो, यानी कि जिनको मनी में मेजर किया जा सकता हो, और उसके बाद में हम उनको मनी में मेजर करते हैं, फिर उनको रिकॉर्डिंग करते हैं जिसको हम जर्नल बोलते हैं, फिर क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं जो आगे जाके लेजर नाम का चैप्टर होगा, फिर समराइजेशन करते हैं जो कि हमारा फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर होगा, फिर उस रिपोर्ट को जो हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स है उस तक कम्युनिकेट करते हैं, उनको पहुंचाते हैं वहां तक। तो यही पूरा अकाउंटिंग है, तो यही सारे अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं। एक अकाउंटेंट यही तो काम करता है, क्या क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है जितने भी डेटा है, क्लासिफिकेशन करता है, समराइजिंग करता है, एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, कम्युनिकेशन करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करता है। ये सारे के सारे जो फंक्शंस है, फंक्शंस का मतलब क्या हो, अकाउंटिंग में ये सारे काम किए जाते हैं और एक अकाउंटेंट ये सारे काम करता है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आती है हमारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या फायदे होते हैं अकाउंटिंग के।
अगर कोई बिजनेस प्रॉपर अकाउंटिंग करता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करता है, तो उसको क्या बेनिफिट्स होंगे? तो देखो, परफॉर्मेंस परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा आपका, सॉरी, फर्स्ट एडवांटेज क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। बिल्कुल, आपने अगर अकाउंटिंग करी हुई है तो पिछले 20 साल के रिकॉर्ड्स निकाल के आप चेक कर सकते हो। आपके खुद के काम की आएगी। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो मैनेजर्स को लेने होते हैं, बिजनेसमैन को लेने होते हैं, वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बेसिस पे ले सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा भैया आपको, आपके पिछले साल का, इस साल का। फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चल जाएगी भाई, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है आपके बिजनेस की। हम बोलते हैं ना भाई, इस बंदे की आर्थिक स्थिति अभी अच्छी नहीं चल रही, कैसे पता चला? कि भाई उसके पास एसेट कम है और लायबिलिटीज, लोन वगैरह ज्यादा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, कमाई कम है। किसी की कमाई बहुत अच्छी हो, एसेट्स बहुत अच्छी हो, लायबिलिटीज कम हो, तो फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, तो वो पता चल जाती है। टैक्स कैलकुलेशन करने में, टैक्स को कैलकुलेट, चाहे जीएसटी हो, टीडीएस हो, इनकम टैक्स हो, उसको कैलकुलेट करने में अकाउंटिंग हेल्प करेगी। विदाउट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे करेंगे? लोन अप्रूवल में ये हमारे काम आते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो आउटपुट होता है, उसी के बेसिस पर बैंक लोन पास करती है। अगर आपके बिजनेस में कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, आपके बिजनेस में कोई फ्रॉड चल रहा है, तो अकाउंटिंग करते टाइम, अकाउंटिंग करने के प्रोसेस में आप उसको पकड़ सकते हो, उसको डिटेक्ट कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। बजट बनाने में हेल्प करती है, कंपैरिजन में हेल्प करती है, लीगल एविडेंस के तौर पर इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी आपकी एडवांटेजेस। सर, हर चीज के दो पहलू होते हैं, प्लस माइनस, हेड और टेल। तो अकाउंटिंग के इतने सारे फायदे, तो कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। वैसे एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आता है लिमिटेशंस के ऊपर, फिर भी आ जाए तो क्या क्या है बताता हूं। फर्स्ट है रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। कैसे? हमारे एम्प्लॉइज जो है, हमारी कंपनी में एम्प्लॉइज जो है ना, वो बहुत ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, एक्सपीरियंसड है, तो इसको हम कभी भी अकाउंटिंग में लेते ही नहीं। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस काम करते हैं, उनमें अगर ये क्वालिटी है तो बिजनेस आगे बहुत ग्रो करेगा। लेकिन इसको हम नहीं दिखा सकते अकाउंटिंग में। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाके आप न्यूमेरिकली पढ़ेंगे और समझेंगे भी, और वो सारी सारी फोरकास्ट की होती है, एस्टिमेट्स लगाए होते हैं, अनुमान के ऊपर आधारित होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, ओरिजिनल जो परचेज प्राइस होती है उसके ऊपर कई सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं, भले ही मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ भी ऊपर हो या नीचे हो। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, बिल्कुल अकाउंटिंग के अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस रहते ही हैं। अकाउंटिंग जो है इन्फ्लेशन को, महंगाई को कई बार इग्नोर कर देती है, जो इसकी एक लिमिटेशन है। लास्ट आता है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मेन कौन कौन सी ब्रांचेस है? जो भी ये ब्रांचेस है, ये सारी की सारी ब्रांचेस, या तो आप जो अभी आपके सारे के सारे सेमेस्टर्स होंगे, तो उन सेमेस्टर्स के अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में या एक सब्जेक्ट के किसी चैप्टर के रूप में आप ये सारी की सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेस पढ़ेंगे। जैसे अभी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये खुद अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग सीखे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीखे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखे, टैक्स अकाउंटिंग आएगी, गवर्नमेंट अकाउंटिंग आएगी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये सारे अकाउंटिंग की ब्रांचेज है। पीरियड की कैसे शाखाएं होती है, जैसे ब्रांचेज है। और आने वाले सेमेस्टर्स में या तो पूरे एज अ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के किसी एक चैप्टर या पार्ट के रूप में आप इन अकाउंटिंग ब्रांचेस को पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक बड़ा चैप्टर सब्जेक्ट है पूरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो कुछ पूरे के पूरे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, कुछ आप कोई चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये सब स्टडी करेंगे जितनी भी अकाउंटिंग की ब्रांचेस है। ओके जी, ठीक है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को करेंगे हम आगे कंटिन्यू। इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।